अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। पैरेलल वेक्टर जो है उनकी मैथमेटिकली पहचान क्या होती है, फिर उसके बाद पैरेलल वेक्टर ही बेसिकली पैरेललोग्राम के हवाले से है। एक्सरसाइज 7.1 पैरेलल वेक्टर्स। बेटा अगर दो वेक्टर एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल हो तो वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। कांस्टेंट मल्टीपल मीन ए इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ बी। अगर फर्ज कर ले मैं ऐसे बात करता हूं तो ये देखिए ये एक वेक्टर है, हम इसे वेक्टर ए कह देते हैं। एक और वेक्टर है, इसे वेक्टर बी कह देते हैं। आपको क्या लगता है वेक्टर ए और बी में क्या तल्लक नजर आ रहा है? दोनों सेम डायरेक्शन में है। एक वेक्टर यूं बना लेते हैं, इसे हम सी वेक्टर कह देते हैं। तो ये बेटा तीनों पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। ए और बी लाइक पैरेलल है, पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, और ए और सी जो है वो अनलाइक पैरेलल है, एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं, नॉन पैरेलल नहीं है ये। अगर मैं कोई और एक यहाँ पे वेक्टर बना दूं, डी फर्ज कर ले, देखिए जरा ये डी, तो ये इन सब के नॉन पैरेलल आ जाता है। तो पैरेलल में दो चीजें हो, दो टाइप के वेक्टर होते हैं, एक लाइक पैरेलल और एक अनलाइक। अनलाइक को एंटी पैरेलल भी कहते हैं। एक वर्ड होता है नॉन पैरेलल, जैसे ए और डी है, बी और डी है, सी और डी। अब अगर आप देखें तो ए की लेंथ बी की लेंथ से छोटी है, तो अगर मैं कहूं कि जी जो ए है या बी जो है वो ए से 3 गुना है, यानी यूं समझे कि आप लोगों को यहां से ये, अगर आपको ये डॉट नजर आ रहा हो रेड सा, तो ये हमारे पास इतना समय डबल हो गया और इससे यहां तक ये 3 हिस्से हो गए इसके। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ये क्या है, देखें यहां तक एक हिस्सा और इससे आगे 2 हिस्से और आगे 3 हिस्से। तो क्या हम कह सकते हैं कि बी वेक्टर जो है वो ए को अगर 3 गुना बढ़ाएं तब बराबर आते हैं? क्या ख्याल है बच्चों, कह सकते हैं? यस सर। ए को अगर 3 गुना बढ़ाएं हाँ तो वो बी के बराबर आता है, ये बात हम यहां से कर सकते हैं। तो अब देखें मैंने इक्वल लिख लिए, तो यानी ए को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो बी के बराबर आ गया। अगर मैं सी के बारे में बात करता हूं तो अगर मैं ए को 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 गुना है, यानी अगर हम यहां से देखें तो ये भी 3 गुना है। मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। प्रॉब्लम सर आ रही है। किसी स्टूडेंट की मैसेज आया कि सर आवाज सही नहीं है। पॉसिबिलिटी है बेटा वो नेट के इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ी देर उसको देखते हैं। अगर मामला जो है वो कंसिस्टेंट रहे तो फिर जरूर उस पर कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। बहरहाल तो ए को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो सी के बराबर तो आ रहा है, लेकिन एक इश्यू है यहां पर, डायरेक्शन अपोजिट है। तो उसका कोई हल निकालना है। तो उसका हल देखिए क्या होता है, अभी मैं आप लोगों को उसका हल बताने लगा। तो उसका हल ये है कि आप इसके किसी एक के साथ माइनस लगाना होता है। आप इसके साथ, जब आप अपोजिट वेक्टर को बराबर लिख रहे होते हैं तो याद रखें किसी एक को हमने नंबर से मल्टीप्लाई करना, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होता है।
मुझे लग रहा है कि कोई इशू हो सकता है। मैं 1 मिनट जरा साउंड चेक कर लूं बेटा। हेलो हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही है सर जी। चले अभी मैं 1 मिनट। हेडसेट माइक्रोफोन ठीक है। चले आवाज ठीक आ रही है नहीं? ओके। तो बेटा जब वेक्टर अपोजिट होते हैं तो हम किसी एक के साथ माइनस लगा लेते हैं, जैसे मैंने अभी ए के साथ लगाया। अब यहाँ जो असल बेसिकली आपको बात बतानी थी कि पैरेलल वेक्टर जो होते हैं वो बराबर लिखे जा सकते हैं अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो। अगर उनकी डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव साइन रहता है, और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेगेटिव साइन रहता है, जैसा आपको यहां पर नजर आ रहा है। तो यहां से फिर हम एक रिजल्ट डिड्यूस करते हैं। Two vectors are parallel if they are constant multiple of each other. If that constant is positive, they have same direction. If that constant is negative, they have opposite direction. तो यहां से ये बात हमारी क्लियर होती है। पैरेलल वेक्टर के हवाले से किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल? इसी को इस्तेमाल करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। So look at question number 7. A, B, C, D are respectively the points. Use vector method to find the coordinate of D if A, B, C, D is a parallelogram. तो फर्स्ट पार्ट लेट कर ले, डायग्राम के अंदर ही ए बी सी डी को लिखा जा सकता है। इधर ए लिखते हैं, इट हैज कोऑर्डिनेट 2-4, बी हैज कोऑर्डिनेट 4-0 and C has coordinate 1-6 and D इसका आप XY यूज कर ली। अब यहां पर एक बात बेटा आप लोगों ने याद रखनी है जो मैं इससे आगे शेयर करने लगा हूं। यहां अगर आप देखें तो ए बी वेक्टर डी सी वेक्टर के बराबर है, ऐसा ही है। पैरेलल है तो इक्वल होंगे, कांस्टेंट मल्टीपल होंगे। कांस्टेंट मल्टीपल मीन कि हम कोई कांस्टेंट किसी एक के साथ, और वो कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, याद रखें। चूंकि पैरेललोग्राम जो उसकी अपोजिट साइड बराबर होती है इसलिए वेक्टर भी बराबर होंगे, उनकी लेंथ वगैरह बराबर होगी तो हम उसको इक्वल लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहां पर कांस्टेंट मल्टीपल 1 है। तो बेटा ये जो डायग्राम है इसका नाम याद रखें। ये मैं अभी यहां पर ग्रीन लाइन से एरो लगा रहा हूं। ए से आप जाते हैं बी की तरफ और बी से फिर सी की तरफ और फिर डी की तरफ, ये तरतीब है इसकी। सवाल पढ़े तो लिखता है ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, तो आपने उसके हिसाब से चलना है। अब कभी कभी ये मैं यहां बना रहा हूं, फिर बाद में मिटा भी दूंगा, या अगर आप नोट करना चाहते हैं तो ये देखें, इसका नाम क्या कोई बच्चा इस पैरेललोग्राम का नाम बताएगा? ग्रीन से जो बनाई है, एनी स्टूडेंट? बेटा मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? सर अब आइए सर। अच्छा ये बताओ, ये जो ग्रीन से मैंने बनाई है ए बी सी डी, इसका नाम क्या हो सकता है? सर ये पैरेललोग्राम होगी। नाम नाम
पैरेललोग्राम तो डायग्राम की आइडेंटिफिकेशन है ना। पैरेललोग्राम क्या है? ABCD है, ABDC है, ACDB है, क्या है? सर ये ABCD होगा सर। हाँ, यहां पे फर्क है। इसका नाम है जी ABDC। अगर बी से स्टार्ट करते हो तो BDCA, अगर सी से डी से स्टार्ट करते हो तो DCAB, और अगर सी से स्टार्ट करते हो तो CABD। ये तो है कि जब आप इस तरफ से चल रहे हैं, और अगर आप ऐसे इस तरफ से चलेंगे तो फिर इसके नाम कुछ यूं होंगे, ACDB, CDBA, DBAC, या फिर BACD। ये मैंने ब्लू उससे ग्रीन से और ब्लू से आपको बताने की कोशिश की नाम कैसे लिखने हैं। क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे जैसे डायग्राम में वर्ड्सेस आ रहे होते हैं, कोने आ रहे होते हैं, उसी तरह से आपने इनको लिखना होता है। ये बच्चों बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, ये मैं अभी यहां से खत्म कर रहा हूं क्योंकि मुझे सवाल करना है, तो ये तो सिर्फ समझाना था कि कैसे कैसे नाम लिखते हैं। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो यहां भी नाम ऐसे है, ए बी सी डी है तो वेक्टर डी सी है, ये बात याद रखनी है। अब ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। लिखना चाहते हैं तो लिख भी ले। अब इसको ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी। तो ओ बी क्या होता है? जो बी पॉइंट है आपके पास, ये जो ओ बी है, मीन के जो बी पॉइंट है, इस वक्त ये ऑर्डर्ड पेयर है, पॉइंट है, वेक्टर नहीं है। इसको वेक्टर बना दें। वेक्टर बनाने का तरीका क्या है कि ये जो लिखा हुआ है 40 यही लिखें, लेकिन ब्रैकेट जो है वो आप स्केयर कर दें, तो ये ओ बी बन जाता है वेक्टर फॉर्म में। माइनस ओ ए 2 - 4, या वेक्टर फॉर्म हम लिख रहे हैं, ये याद रखना है। ओ सी सी को लिखें 1 6, बट याद रखना है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं वेक्टर फॉर्म। ओ डी ये एक्स वाई आ गया। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। अगर किसी ने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, बाद में भी आपको दिखाया जा सकता है। तो देखें जरा लेफ्ट साइड पे, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, ये अभी से हम याद कर लेते हैं। क्या आएगा? 4, पहला पॉइंट, पहला कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 4 - 2 2 आ गया, और दूसरे से करेंगे तो 0 + 4 आ जाएगा। तो 2 और 4 जो लेफ्ट साइड का वेक्टर है वो बन जाएगा 2 और 4। तो यहां हम लिख देते हैं 2 4, ये लेफ्ट साइड वाला बन गया। राइट साइड के लिए अभी हमें वापस उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो राइट साइड के लिए देखें क्या आ रहा है, 1 - 6x, और मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये देखिए x वाला कंपोनेंट और फिर y वाला कंपोनेंट। तो ये आ जाएगा 1 - x 6 - y, 1 - x 6 - y। तो 1 - x 6 - y, ये हम यहां पे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अब बेटा ये दो वेक्टर हैं, कंपैरिजन करें। तो कंपैरिजन जो होता है वो x कंपोनेंट के बराबर, जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका x कंपोनेंट के बराबर होता है और y कंपोनेंट के बराबर होता है। तो यहां से पहले का x कंपोनेंट है 2, दूसरे का है 1 - x, और फिर 4 और 6 - y। तो x लेफ्ट पे ले आओ तो +x हो जाएगा, 2 उधर ले जाओ तो 1 - 2 हो जाएगा। तो यहां से -1 आ गई x की वैल्यू। इसी तरह यहां से y इधर ले आओ, ठीक है, जैसे x लाए थे,
तो प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो ये बेटा हमारे पास x और y आ गए। अब हम यहां से आगे लिख देते हैं इम्प्लाइज डी एक्स वाई वाज द पॉइंट जो हमें चाहिए था, तो वो आ गया -1 2। कोई बच्चा बुक में जरा आंसर तो देखे। एनी स्टूडेंट? सर फिर बुक अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ओहो, कोई और तो होगा ना। चले चेक कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट के बारे में गाइड कर रहा हूं। यही आंसर है सर। ओके, थैंक यू बच्चे। सेकंड पार्ट देखें, ए डी बी सी, ये डायग्राम बना रहा हूं। ए डी बी सी। अब बेटा हमारे पास ए बी है, हमारे पास ए बी दिया हुआ है, बी बी दिया हुआ है, सी बी सवाल में, डी नहीं दिया हुआ, तो डी को हम ले लेंगे एक्स वाई। और अब आप बताएं, यहां से अपोजिट वेक्टर कोई भी दो बराबर ले सकते हो, तो यहां से ए से डी वेक्टर और सी से बी वेक्टर, तो आप लिख देंगे ए डी इज इक्वल टू सी बी। बाकी तरीका सारा बिल्कुल पिछले पार्ट जैसा है। तो क्या बच्चों आप लोग यहां से ये सवाल आगे कर लेंगे? स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, मैं आप लोगों के सामने अभी चले बाद में जो है ना वो सारे पेज करूंगा, और फिर अगर स्क्रीनशॉट लेने हुए तो ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, वैसे बाय द वे जो अभी मेथड हमने स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 11 है, ये सब इसी तरह है। तो अभी 8 के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन सुन लीजिए। बेटा कहता है इफ बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट, यानी बी सी डी दिए हुए हैं, जिन लोगों के पास बुक नहीं है मैं अभी उनके लिए भी सामने लिख देता हूं। फाइंड ए इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो यहां पर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी गाइडलाइन ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं। उसने हमें यहां पर ही ए बदल दिया, ए के कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं एक्स वाई, जबकि बी दिया हुआ है 4 1, सी दिया हुआ है -2 3, और डी दिया हुआ है -8 0। तो यहां से कुछ स्टूडेंट बताएगा कि ए बी किस वेक्टर के बराबर होगा। एनी स्टूडेंट? ए बी का और CD डी सी होगा सर। डी सी, नॉट सी डी। एरो देखो, चेक करो, एरो डी से सी की तरफ जा रहा है। तो अब आपने ए निकालना है, पहले हमने क्या निकालना था डी, अब आपने ए निकालना है। तो मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बन रहा है या नहीं बन रहा? यस सर। ओके, सेकंड पार्ट देखिए। बजाय इसके कि मैं इस पार्ट को छोड़ दूं आप खुद कर लें, मैं थोड़ा गाइड कर रहा हूं। तो अगर आपको लगता है आप कर लेंगे तो मैं गाइड करना भी छोड़ देता हूं, लेकिन अगर लगता है कि समझ इसका पता चल रहा है तो जरूर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है जी ए ई बी डी पैरेललोग्राम, सेकंड पार्ट है इसका। तो बेटा देखें, ए ई बी डी। अब ए जो हमने यहां से निकाला होगा ना, यानी यहां से हमने क्या निकालना था, लेफ्ट साइड से पहले पार्ट से ए निकालना था, वो जो ए है वो आप इधर यूज करेंगे। ये दोनों पार्ट आपस में रिलेटेड है। ई आपने यहां पे निकालना है,
और ई को आप एक्स वाई ले लेंगे, और डी बी आपको दिया हुआ है, यहां से आप ये देख सकते हैं बी 4 1 पहले पार्ट में भी है, एंड डी इज -8 0। अब देखिए जरा यहां पे कौन कौन सा वेक्टर बन रहा है। ए ई वेक्टर किसके बराबर होगा? वेटिंग फॉर योर आंसर। डी बी शाबाश, डी बी। हाँ जी, इन दोनों में से कोई पार्ट करना है या मैं फिर आप लोगों के लिए छोड़ूं? बच्चों देखो, इस वक्त मौका है आपके पास, अगर आप कहते हैं तो मैं सवाल करा देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फिर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इट इज गिवन। ये हम नहीं ले रहे, इट इज गिवन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर पॉइंट बी सी डी आर। तो लेट ए के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, तो हमें बी के कोऑर्डिनेट दिए होंगे। क्या दिया हुआ है जी बी के कोऑर्डिनेट? 1 2। सी के कोऑर्डिनेट -2 5। डी के कोऑर्डिनेट 4 11। तो अब अगर हम ए बी इज इक्वल टू सी डी को चलाएंगे तो क्या आएगा? ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। ओ बी यानी बी वाला जो हमारा ओ बी के लिए जो बी वाला पॉइंट है उसको हम वेक्टर शक्ल दे देते हैं, आसानी के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो 1 2 ये वेक्टर शक्ल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाएगी। ओ ए एक्स वाई, ओ डी 4 11 एंड ओ सी -2 5 इन वेक्टर फॉर्म हमने लिख लिया। लेफ्ट साइड वाले वेक्टर सेपरेट करें तो 1 -x 2 -y, राइट साइड वाले करेंगे तो 4 -2 6 हो जाएगा, 11 -5 6 हो जाएगा। तो अब दो वेक्टर बराबर हूं, जो है वो इक्वल वेक्टर्स हूं, तो उनके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इक्वल होते हैं। तो यहां हम लिख लेंगे 1 - x इज इक्वल टू 6, 2 - y इज इक्वल टू 6। तो बेटा अगर यहां से आप x और y की वैल्यू निकालें तो वो क्या निकलती है? कोई स्टूडेंट x की वैल्यू बताए। -5 और y की वैल्यू -4। तो ये आपको कौन सा पॉइंट मिला? ये मैं अब अलहदा से रेड से लिख रहा हूं। पॉइंट ए एक्स वाई, ये हमारे पास आ गया -5 -4। अब आगे जगह नहीं बच रही है, चलो इसको हम यूं लिख लेते हैं, -5 -4 is the required point।
तो ये हमने इसको लिख दिया। किसी बच्चे के पास बुक है, आंसर चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एनी क्वेश्चन? ज्यादातर लोग मेरे ख्याल No, में sir. अटेंडेंस लगाने ही आते हैं, निकल गए हैं। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेशो फार्मूला। ये हम सवाल के अंदर इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द सेगमेंट डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। देखिए बेटा, यहाँ पर ये इसको पहले समझते हैं फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सी एक पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए, ऑरिजिन आ गया। और डी एक पॉइंट है, कहीं दूर बना लेते हैं। सी जो है उसका एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, उसे मैं स्मॉल सी कह देता हूं और आगे लिख भी देते हैं स्मॉल सी, और डी वाले का स्मॉल डी लिख देते हैं। ये पोजीशन वेक्टर कौन सा है? दिस वन, ओ से सी दिस इज स्मॉल सी, और ओ से डी दिस इज स्मॉल डी। ये उसने हमें दिए हुए हैं। सवाल पढ़े तो देखे स्मॉल सी लिखा हुआ है, उसने स्मॉल सी नहीं लिखा, उसने लिखा हुआ है पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर, तो उसे हम स्मॉल सी कह रहे हैं। 2i माइनस 3j, उसके बाद डी वाला है 3i प्लस 2j। ये हमने लिख दिया। अब वो कहता है जी ये लाइन सी और डी जो है इसको ज्वाइन कीजिए, इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है 4:3 में, यानी ये एक पॉइंट है आर, इसे मैं कह देता हूं। तो इस आर का पोजीशन वेक्टर निकाल लो। इसका आर का पोजीशन वेक्टर ये बनता है, इसे मैं अगर स्मॉल आर कह दूं तो ऐसे लिखा जाएगा। 4:3 बोला उसने, तो ये हिस्सा 4 है और ये हिस्सा 3 है। इस डायग्राम को गौर से देखिए, सी पॉइंट दिया हुआ था विद पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी, हमने उसका नाम रख दिया, डी का भी दिया हुआ था, और एक आर पॉइंट जो है उसने जिक्र नहीं किया, उसने सिर्फ बताया है। तो आर पॉइंट जो है उसका हमने पोजीशन वेक्टर निकालना है, हमने उसका नाम रख लिया स्मॉल आर, और अब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकलता है, इसके लिए हमें अब नेक्स्ट पेज पे डेफिनेटली जाना पड़ेगा। यहां पर एक और छोटा सा काम, आप लोगों की बुक में अगर बुक मौजूद हो तो पेज 332 पे रेशो फार्मूला लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो पहली रेशो है इसे हम कह देते हैं स्मॉल पी, और जो दूसरी रेशो है इसे हम कह देते हैं स्मॉल क्यू। अब इस डायग्राम को सामने रखते हुए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें तो आपके लिए आसानी होगी, या लिख लिया अगर तो फिर बहुत अच्छी बात है। जरा देखिए, इस आर का मैं फार्मूला लिख रहा हूं। आर का जो फार्मूला बनेगा यहां लिखेंगे बाय रेशियो फार्मूला। याद रखने के लिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फिर बाद में आपको डायग्राम से भी बताते हैं। क्या हमारे पास उस पेज पे जगह है? लिखा तो वैसे जा सकता है, यहां लिखते हैं बाय रेशो फार्मूला। जी बेटा, आर बराबर आता है जिस रेशो में डिवाइड करता है उनका सम, रेशो है पी क्यू,
तो P प्लस Q लिख दें। ये नीचे लिखते हैं। और अब देखना, ध्यान से सुनना, इसके लिए मैं जरा कलर डिम कर देता हूं। ये P इस्तेमाल करेंगे, हैं ये तो डिम नहीं हुआ, ये P इस्तेमाल करेंगे और ये इस साइड वाला पोजीशन वेक्टर यानी PD प्लस फिर इस साइड वाली रेशो और इस साइड वाला वेक्टर यानी क्या आ जाएगा, प्लस QC। दिस इज कॉल्ड रेशो फार्मूला। अब हमारे पास P भी है, D भी है, Q भी है, C भी है। P ये देखिए, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है। P की वैल्यू 4 है और Q की 3 है। मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में दिया हुआ है। तो अब इस फार्मूला में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, दिस फार्मूला। तो अगले पेज पे बाय रेशो फार्मूला वहां भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं वो खत्म कर देता हूं। अब उसमें वैल्यूज डालते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है, दोबारा देख लेना, हमारे पास लिखा हुआ है PD। तो हम P हमारे पास है 4 और D हमारे पास ये लिखा हुआ, यहां से देखिए दिस वन। तो ये वैल्यू हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई में हम लिख रहे हैं। R इज इक्वल टू 4 प्लस 3, P प्लस Q नीचे आ गया, तो PD यानी 4 इंटू D 3I, बुक में भी लिखा हुआ है दूसरा पोजीशन वेक्टर, 3I प्लस 2J प्लस, टाइम खत्म होने वाला है या खत्म हो चुका है बच्चों, मेरे साथ हो? यस सर। ओके, यस सर। किसी वक्त भी मीटिंग खत्म हो सकती है। इसको आप बेटा सिंपलीफाई करना है। तो ये आ जाएगा 12I और आगे दूसरे वाले से आ जाएगा 6I, तो 12 और 6 18I आ जाएगा। जे वाला 8J और आगे -9J, तो -1J आ जाएगा। मैं सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ। नीचे आ रहा है 4 प्लस 3 7, तो इससे अलहदा डिवाइड कर दें और इससे अलहदा डिवाइड कर दें। अगर किसी के पास बुक है तो जरा आंसर देख ले, क्या आंसर यही है? सर यही है। ओके, अब बेटा जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है उसको जरूर ट्राई करें सिमिलर लाइंस पे। बस फर्क ये है कि फर्स्ट पार्ट में पॉइंट C आ रहा था, उधर E आ रहा है, और जहां D आ रहा था वहां पे F आ रहा है। बस एक गलती है इसमें, वो जरा मैं आप लोगों को बता देता हूं। E का पोजीशन वेक्टर क्या लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में? 5J, ऐसा ही है ना? बोलो बच्चों, इसे 0I प्लस 5J लिखा वाईफाई है सर। अच्छा, उसके बाद है F पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। तो इसका भी मैं आपको पोजीशन वेक्टर लिख के दे रहा हूं, स्मॉल f कह रहा हूं उसे। यह है 4I प्लस J। बाकी अगर कुछ आगे पीछे ज्यादा कम लिखा हुआ है तो वो ठीक कर लीजिएगा। और जो रेशियो है पिछले सवाल में भी थी, यहां पर ये P रेशो Q 4:3 थी, वो रेशो इसमें भी है। तो यहां पर P रेशो Q इज इक्वल टू 2:5। तो अब बेटा फर्क सिर्फ ये है कि जब इसको हमने C लिखा था वहां पर और इसको हमने D लिखा था, लेकिन ये उस सवाल के लिए था क्योंकि उधर CD पॉइंट दिए हुए थे, इधर EF दिए हुए हैं। तो उसी तरह से जैसे उस सवाल में ट्राई किया है, इसमें को भी आपने ट्राई करना है। कर लेंगे? ट्राई करोगे? यस सर। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास भी है।
तो इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।